हेलो वेलकम टू द स्वाध्याय एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कल यूपीएससी का 2023 का प्रीलिम्स हुआ। उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा एक डिस्पेयर, एक डिमोटिवेशन, एक एंग्जाइटी भी बच्चों में देखने को मिल रही है। और कुछ हद तक ये नेचुरल भी है क्योंकि पेपर काफ़ी अनकन्वेंशनल था। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा पेपर नहीं था। बट हमें यहाँ पर वे अहेड देखना चाहिए। हमें हमें हमारा जो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नो डाउट बच्चे साल भर मेहनत करते हैं। कई बार बच्चे जो है एक अटेम्प्ट छोड़ के ब्रेक दे के फिर से अटेम्प्ट लेते हैं, तो आप समझ सकते हो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ये पेनफुल जर्नी है यूपीएससी की, इतनी आसान नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है जब ऐसा पेपर आप देते हो और आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जाती है तो आपको बुरा फील होता है। यहाँ पर ये पूरा पेपर देखने के बाद मुझे मर्फी लॉ याद आता है। मर्फी लॉ का क्या मानना है कि अगर किसी चीज़ में या किसी इवेंट में कुछ गलत होने की संभावना होती है तो वो गलत होती ही है। सपोज करो आप एक मीटिंग में जा रहे हो, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको 10:30 का टाइम मिला हुआ है और आप घर से निकलते हो। तभी आपको पता चलता है कि ट्रैफिक जाम हो रखा है और आप अपने मीटिंग में लेट हो जाते हो। क्योंकि ट्रैफिक जाम था, आपके लेट होने की संभावना थी और आप लेट हो गए। तो यही मर्फी लॉ है। कल हमें यही देखने को मिला। प्लेन्स में कई बच्चे जो हैं पिछले 2-3 सालों से जो एलिमिनेशन टेक्निक थी उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाय करने लग गए थे और कल यूपीएससी ने उसी को टारगेट किया। संभावना थी कि कल एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो काम ना आए और वैसा हुआ भी। तो वो चीज़ गलत हो गई। दूसरा ये था कि एंशिएंट मिडाइवल जो चैप्टर होता है, जो टॉपिक होता है, कई बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा पॉलिटी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो हम उससे कर लेंगे। बट यूपीएससी ने कल नो क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट मिडाइवल से पूछ लिए। तो बच्चे जो है वो नो क्वेश्चन को बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। नो क्वेश्चन में बिल्कुल ही आउट ऑफ द रेस हो जाए। तो कल यूपीएससी ने कल इन नो क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डाउट में डाल दिया। फिर जब हम थीम्स सिलेक्ट करते हैं जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है, तो हम पढ़ के जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या था कि उस थीम से क्वेश्चन तो आ गए। अभी कई सारे जो मार्केट में जो कोचिंग क्लास वाले हैं वो बोलेंगे देखो हमने ये भी पढ़ाया था, देखो हमने ये भी पढ़ाया था, देखो हमने ये भी पढ़ाया था। बट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपने टॉपिक पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। क्वेश्चन आपसे वहां पर ऑप्शन पूछ रहा है, क्या इसमें एक स्टेटमेंट सही है, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पर आपको जो चारों स्टेटमेंट के बारे में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। यहाँ पर आपकी जो फैक्चुअल कैपेसिटी है आपके माइंड की वो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी तक आपने कई कोचिंग क्लासेस वालों को बोलते सुना होगा कि ये जो पूरे एग्जाम है यूपीएससी के वो एनालिटिकल एग्जाम है। इसी बात का हम बखान करते हैं एसएससी के सामने, आरआरबी के सामने कि देखो यूपीएससी एग्जाम कितनी कॉन्सेप्चुअल है, कितनी एनालिटिकल है। तो कल यूपीएससी ने इस मिथ को भी थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल लोडेड थे और यहाँ पर बच्चों को परेशानी आई। क्योंकि आप हो सकता हो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपको एक फैक्ट पता हो, दूसरा फैक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, बट थर्ड फोर्थ फैक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब चेस ओलंपियाड वाला क्वेश्चन था तो आप जनरली आपको आइडिया हो सकता है कि हाँ ये इंडिया में हुआ होगा पहली बार, या फिर इसके शुभंकर को लेके आपको आइडिया होगा क्योंकि एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो कप थे, जो कप के नाम थे वो इंटरचेंज होके आए हुए थे। इतना क्लियर कट आइडिया होना, इतना क्लियर कट फैक्चुअल नॉलेज होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी पूछते नहीं थे। तो बच्चे उस टाइप की तैयारी करके नहीं गए थे। तो इस वजह से यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हुई, वेटरन को भी प्रॉब्लम हुई और जो फ्रेशर थे उनको भी प्रॉब्लम हुई क्योंकि दोनों लगभग सेम पैटर्न को एक्सपेक्ट करके जाते हैं। जब फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तब वेटरन्स को थोड़ा सा एज मिल जाता है क्योंकि वो काफी समय से पढ़ रहे होते हैं तो उनको फैक्ट ज्यादा पता होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन इतने टफ थे कि वो इक्वलाइजर हो गया। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको भी मौका मिल गया क्योंकि अब जब पेपर टफ था तो दोनों के लिए टफ हो गया। तो पेपर टफ था। पेपर 10-12 सालों में अभी तक का बहुत ज्यादा टफ पेपर था। ये मानने में कोई बुराई नहीं है। बट डिस्कशन हमें इस बात पर करना है कि आखिर जो ट्रेंड चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, उस पर हम अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग रखें। तो पहली डिबेट किस बात पर चल रही है कि जो एलिमिनेशन टेक्निक थी, क्या वो पूरी तरीके से रिडंडेंट हो गई है या फिर बच्चों को अब एलिमिनेशन टेक्निक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसको पर्सपेक्टिव देखें तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एक सिलेबस पढ़ के आओगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी फर्स्ट प्लेस में आपको टेक्निक पे नहीं जाना चाहिए। तो एलिमिनेशन टेक्निक जो डेवलपमेंट हुआ है 2-3 सालों में वो आया ही गलत तरीके से था।
बेसिकली यूपीएससी आपको क्वेश्चन देती है और आपको आंसर करना है आपके नॉलेज के हिसाब से, जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिवाइज किया, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक कैसे डेवलप हो गई, ये कैसे इसने प्राइमरी रोल ले लिया, ये अभी तक मेरी समझ के बाहर है। और जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसने एक पूरी एलिमिनेशन की टेक्निक को लेकर एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर दी और बच्चे वहां पर ट्रैप हो गए। तो यहाँ पर बच्चों का फॉल्ट है कि आपको प्राइमरी जो जॉब था वो सिलेबस पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाना था। बट लेटर ऑन बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली कि एलिमिनेशन टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस करना है, जो कि आइडियली एक्सेप्टेबल नहीं था। बट एलिमिनेशन का दूसरा पहलू भी ये है कि जो बच्चे एलिमिनेशन करके जा रहे थे उनको सक्सेस मिल रही थी। मतलब अगर कोई बच्चा एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करके गया है तो उसको भी हम पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते थे, क्योंकि 2022 तक का अगर आप पेपर देखोगे तो एलिमिनेशन टेक्निक का वाकई बहुत इफेक्टिवली तरीके से यूज हुआ है। क्योंकि जनरली आपको एक या दो स्टेटमेंट पता होते हैं, तब आप ऐसे केसेस में आप अपना माइंड को यूज करते हो, अपने एनालिटिकल माइंड को यूज करते हो कि हाँ ये सवाल हो सकता है, या फिर जैसे एलिफेंट वाले क्वेश्चन में आपको आइडिया लग सकता है कि क्या इसकी प्रेगनेंसी इतने वीक तक जा सकती है क्या, या फिर इस स्टेट में एलिफेंट हो सकते हैं क्या। तो ऐसे केसेस में हम इंटेलिजेंट गेस या इंटेलिजेंट अपने इंटेलेक्चुअल को अपने यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो एलिमिनेशन टेक्निक 2022 तक यूज भी होती रही है और इस साल के पेपर में भी आपको 9 से 10 सवाल ऐसे हैं जहां पर आप अपने एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक पर ब्लेम करना, एलिमिनेशन पढ़ाने वालों पर ब्लेम करना, ये राइट सोल्यूशन नहीं है। गलती आपकी है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस है, आपको पढ़ना है और आपको अपने नॉलेज से उस क्वेश्चन को आंसर करना है। एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपकी चॉइस है। बट प्राइमरी रोल यही है कि आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो एलिमिनेशन टेक्निक पर डिस्कशन करने से, डिबेट करने से कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि उसके दोनों ही पहलू में अपने अपने प्रो है, अपने अपने कॉन्स हैं। अब अगली जो डिबेट है वो हो रही है फैक्चुअल वर्सेस कॉन्सेप्चुअल। अब ये डिबेट में क्यों हो रही है, क्योंकि इस साल का जो पेपर था वो काफ़ी फैक्चुअल लोडेड था। अब डिबेट किस बात को लेकर है, देखिए बच्चे अधिकतर यूपीएससी जब भी प्रिपेयर करते हैं प्रीलिम्स को लेकर, खासकर वो कॉन्सेप्चुअल पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि एसएससी है, आरआरबी जो एग्ज़ाम है, उसके मुकाबले यूपीएससी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल, काफ़ी एनालिटिकल एग्ज़ाम है। तो पेपर हमेशा कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए ताकि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को एवेल्यूएट किया जा सके। बट मेरा आइडिया ये है कि अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। आप एग्जामिनर से ये डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही चाहिए या मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ही फिट बैठता हूँ, क्योंकि आप वहां पर एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेपर सेट नहीं होगा। पेपर सेट होगा तो वो उसका प्रेरोगेटिव है, यूपीएससी का प्रेरोगेटिव है कि वो फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो जो फैक्चुअल ऐसा कुछ हो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, जिसका सिलेबस से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं हो, तब आप समझ सकते हो कि हाँ ये पेपर कुछ तो भी पूछ लिया गया है। तो फैक्चुअल वर्सेस कॉन्सेप्चुअल की जो डिबेट है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि यूपीएससी के एग्जाम जो है उसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग रखेंगे, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, या जिनको जिनकी एनालिटिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो इस वजह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को प्रेफरेंस दिया जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तब क्या हो जाता है, यहाँ पर जो लक फैक्टर है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फैक्चुअल का ऐसा है कि या तो आपको पता होगा या तो आपको पता नहीं होगा। तो होता क्या है ऐसे केसेस में, जो गैस होता है, बच्चे जो गैस करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, तो या तो आपके फेवर में होगा या आपके अगेंस्ट में होगा। तो इससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होने लगता है जो काफ़ी, जिनका लक फेवर कर रहा हो, या रेंडमली कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये यूपीएससी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर जेन्युइन बच्चे बाहर हो जाते हैं तो इससे मेंस में, इससे आपके इंटरव्यू में आपको वो बच्चे नहीं मिलेंगे जो एनालिटिकल माइंड से काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि आपका जो मेंस है उसको डिज़ाइन किया गया है आपके एनालिसिस पावर को चेक करने के लिए, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के लिए, आपके मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग को चेक करने के लिए। तो ये जो पूरा काम है वो मेंस में रहने दीजिए। जब वो बच्चे आ ही नहीं पाएंगे मेंस देने तो आप कैसे चेक करोगे। तो यही प्रॉब्लम है कि रेंडमनेस जो है, जो लक फैक्टर है, वो जितना हो सके कम हो इस यूपीएससी एग्जाम में उतना अच्छा है। बट ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है पढ़ना। तो आपको
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए और आपको इतना ज़्यादा रिवीजन हो जाना चाहिए कि आपको सारे फैक्ट लगभग याद भी रहना चाहिए। आप कम पढ़ोगे वो चलेगा, क्योंकि कट ऑफ कितना रहने वाला है, अराउंड 80 के आसपास होना चाहिए, 80 टू 85। तो आपका जो फैक्चुअल नॉलेज है वो इतना भी ज़्यादा नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 180 190 तो करना नहीं है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो भले कम पढ़ो, बट उसका फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, और आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छे से होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, रिविजन। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जितना हो सके आप रिवीजन करो। अब अगली जो डिबेट चल रही है वो कोचिंग क्लासेस को लेके चल रही है, या फिर यूपीएससी वर्सेस कोचिंग क्लास। तो ये डिबेट का भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यूपीएससी अगर ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो कोचिंग इंडस्ट्री को मात देने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिल्कुल ही डिल्यूजनल है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब ऐसे अनसर्टन पेपर आते हैं, ऐसे रैंडम पेपर आते हैं, तो बच्चों में एक फियर आ जाता है, एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो फोमो फील करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार इस पेपर को हम कैसे हैंडल करें, या ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें, तो ऑटोमेटिकली कोचिंग वालों के पास जाते हैं। अभी कोचिंग वालों की बाढ़ आने वाली है, उनके कंटेंट की सब बताने वाले हैं कि देखो ये क्वेश्चन मेरे पेपर से आया है, देखो ये मेरे नोट से आया है, देखो ये मेरे वीडियो से आया है। तो कोचिंग वालों का काम ही यही है, ठीक है ना। तो ऐसे जब पेपर आएंगे तो कोचिंग वाले और ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएँगे। बट मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि यूपीएससी क्यों कोचिंग वालों को काउंटर करने पे तुली हुई है। यूपीएससी का काम नहीं है कि कोचिंग वालों को डिस्करेज करना, यूपीएससी का बिज़नेस नहीं है कि कोचिंग वालों का बिज़नेस बंद कराना, ठीक है ना? आपका काम है एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा पेपर सेट करना, और जो मेरिट में जो बच्चे आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना? बाहर क्या चल रहा है उसका आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना आप एफर्ट लोगे कोचिंग वालों को काउंटर करने के लिए, उतना ज़्यादा ये कोचिंग वाले बढ़ते जाएँगे। क्योंकि यूपीएससी ने कई रिफ़ॉर्म लेके आए हैं। उसने एक ऑप्शन हटा दिया, फिर भी कोचिंग इंडस्ट्री ब्लूम होती रही। फिर उसने सीसेट को क्वालीफाई कर दिया, तो भी जो सीसेट की जो क्लास है वो चलती रही। उसमें कोई कमी नहीं आई, और ये सीसेट का जो अपना खुद का जो यूपीएससी का पैटर्न है, वो खुद कोचिंग क्लास को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि सीसेट का इतना टफ करने का रीज़न ही नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कलरेबल लेजिस्लेशन को लेकर, कि जो लॉ आप डायरेक्टली नहीं ला सकते उसको आप इनडायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। तो अगर यूपीएससी ने सीसेट को क्वालिफाइंग करा है, तो आप उसको इनडायरेक्टली इतना भी टफ नहीं कर सकते कि एक तरीके से वो मेरिट में आने लग जाए। और यहाँ पर हमें कोचिंग वालों को पूरी तरीके से ब्लेम भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे कई सालों से कोचिंग का जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, खासकर जब यूट्यूब आया है, टेलीग्राम आया है, तो उससे एक टाइप के जो रिसोर्स जो है वो टायर 2 सिटी में, टायर 3 सिटीज में गए हैं। तो ऐसे बच्चों को अब नोट्स मिलने लगे हैं, ऐसे बच्चों को एक डायरेक्शन मिलने लगी है, एक गाइडेंस मिलने लगी है। तो पूरी तरीके से कोचिंग इंडस्ट्री को ब्लेम करना भी बच्चों के हक में नहीं है, क्योंकि जो गांव वाले बच्चे हैं अभी भी यूट्यूब से पढ़ते हैं, अभी भी वो टेलीग्राम से नोट्स लेते हैं। तो कोचिंग वालों को क्यों ब्लेम करना है, इससे तो इक्विटी आ ही रही है ना। क्योंकि यकीन मानिए, जो क्लास 1.5 लाख रुपए दे के पढ़ा रही है, और जो आपको फ्री में जो यूट्यूब में पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस पता कहाँ पे आ रहा है, कि आप उसको कितने इफेक्टिव तरीके से आप उसको रिवाइज कर रहे हो, कितने इफेक्टिव तरीके से आप उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ना कि 1.5 लाख वाली क्लास और यूट्यूब की क्लास में कोई ज़्यादा डिफरेंस है। सेम चीज़ पढ़ाई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, दोनों वही बता रहे हैं कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है उसे वो इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाया जाता है। दोनों बात सेम यही पढ़ा रहे हैं। तो ये यूपीएससी काम नहीं है। आप कोचिंग क्लास में एक कॉम्पिटिटिवनेस आने दीजिए, उससे क्या होगा, प्राइसेस कम होगी, और जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा ऑटोमेटिकली जो कोचिंग माफिया है उनको काउंटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो यूपीएससी को ध्यान रखना चाहिए कि कोचिंग वालों को टारगेट करने के चक्कर में वो और कोचिंग वालों को बढ़ावा ना दें। तो पूरी तरीके से कोचिंग वालों को ब्लेम करना, कोचिंग वालों का जो पूरा डिबेट है उसको डिस्कस करना, मेरे ख्याल से वो फुटाइल है, कोई मेजर पर्पज से सॉल्व नहीं कर रहा है। बच्चों को अपना डिस्कशन यूज करना चाहिए, बच्चों को बेसिक प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। आपको धोनी के बारे में पता है, धोनी से जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप कैसे अपने आप को काम रखते हो, आप इतने बड़े टूर्नामेंट खेलते हो, इतने आईसीसी जो टूर्नामेंट्स है वहां पर अपने आप को इतना शांत रखते हो, तो वो धोनी ने बोला था कि बेसिकली मैं रिजल्ट में इतना ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, मेरा काम है प्रोसेस पे फोकस करना। प्रोसेस मतलब आप अच्छे से ट्रेन करो, ठीक है, आप अच्छे से बैटिंग की प्रैक्टिस करो, आप बॉलिंग की स्ट्रेटेजी बनाओ, जो आपके कंट्रोल में है आप बेसिकली उस पर ध्यान दो। रिजल्ट आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो यूपीएससी को अगर आप क्लियर करना चाहते हो, तो कोचिंग करना ना करना आपको, आपका डिस्क्रिप्शन है, बट बेसिकली प्रोसेस सेम है। आपको बेसिक एनसीईआरटी जो है उनको अच्छे से पढ़ना है, एक
हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक का आपको फॉलो करना है, उसको आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और उसी के बेसिस पे फिर एमसीक्यू भी सॉल्व करना है और आंसर राइटिंग करनी है। तो ये बेसिक प्रोसेस है, आपको यही फॉलो करना है। इस पूरे पेपर के बाद में ये रियलाइज हो गया है कि आपको वापस से अपने बेसिक पे जाना होगा। आप हर बार समरी पे डिपेंड नहीं रह सकते कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री की समरी दे दो, आपको पॉलिटी की समरी दे दो, आपको न्यूज़पेपर की समरी दे दो। ये गलत अप्रोच है। आपको क्या करना है, आपको खुद से पढ़ना है। इस बार कितने असर्शन से क्वेश्चन आए हैं, 19 सवाल जो है वो असर्शन से आए हैं, जहां पर बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, क्या स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू क्या करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट वन को। ऐसे क्वेश्चन में आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो चेक कर रही है। और रीडिंग एबिलिटी कैसे बच्चों की कमजोर हुई, क्योंकि वो सब समरी पे चले गए। 1.5 घंटे की मास्टर वीडियो, पापा वीडियो, मैराथन वीडियो, इससे ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट से आपको यूपीएससी में सक्सेस नहीं मिल सकती। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो बेसिक फॉर्मूला यही है, आप किताब लाइए, आप खुद से पढ़िए, आप अपनी जो रीडिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाइए, उससे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इंप्रूवमेंट आएगी, उससे आप अच्छे तरीके से जो ऑप्शन है उसको आप अच्छे से रीड कर पाओगे, आप अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ पाओगे कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। जब खुद से पढ़ोगे आप खुद से वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। अगला जो मेरा जो मेजर पॉइंट है वो है वे फॉरवर्ड। क्योंकि क्या होता है कि आप पास्ट में नहीं जी सकते, आपको अपने प्रेजेंट में रहना होगा और फ्यूचर का ध्यान रखना होगा। तो वैसे तो कोई भी आंसर की बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं हो सकती है। यूपीएससी जब फाइनल आंसर के आते हैं तो वेरिएशन देखने को मिलता ही है। तो इस साल भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाता है कि आप 80 क्वेश्चन के रेंज में हो, मतलब 80 मार्क्स आपके आ रहे हैं, या 90 अबव आ रहे हैं, या फिर 70 टू 80 के रेंज में हो। तो जो ऐसे बच्चे जो हैं वो डाउटफुल कैटेगरी में चले जाते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी अभी 80 के ऊपर स्कोर कर रहा है उससे अभी से ही मेंस के लिए जुट जाना चाहिए। क्योंकि मेंस के लिए हार्डली 3 महीने होते हैं, ठीक है। यही समय होता है एज लेने का, यही समय होता है आप अपना जितना भी मेंस का जो पोर्शन है उसको फटाफट रिवाइज कर लो और उसकी आंसर राइटिंग करना शुरू कर दो। मतलब फोकस कहाँ होना चाहिए, प्रोसेस पे। क्योंकि अगर आप ये पढ़ते हो तो भले कट ऑफ ऊपर भी जाता है तो भी आपके पास हारने के लिए या नुकसान के लिए कुछ भी नहीं है, आपको काम ही आएगा। क्योंकि आप पूरे साल तो प्रीलिम्स की तैयारी कर नहीं सकते, आपको अपने मेंस पे फोकस करना ही है। इस साल का मेंस नहीं तो आप अगले साल का मेंस लिखोगे। तो पढ़ना तो आपको मेंस का अभी है, आपको अभी से अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, अभी से आपको आंसर राइटिंग करनी है। और जो बच्चे 90 प्लस ला रहे हैं वो तो अभी से ही मेंस का बिल्कुल फोकस तरीके से शुरू हो जाए, अपने ऑप्शनल निकाल लें, एथिक्स शुरू कर दें, तो अपने काम पे लग जाए। आंसर की के डिबेट में नहीं रहना है, पेपर कितना टफ आया नहीं आया उस पर आपको फोकस नहीं करना है। और ये मान के चले ये आपका गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस कैसे है, इस साल पोस्ट भी ज़्यादा है, और दूसरी बात पेपर इतना टफ आया है कि कई बच्चे जो हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं भी होगी वो लक बेसिस पे आ गए हैं। तो इससे आपका जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा सा ईज हो जाएगा। तो आपके पास चांस है अपना जो टैलेंट है, अपनी जो स्किल है वो मेंस में दिखाने का। आपके आंसर राइटिंग से अपने एनालिटिकल एबिलिटी को शो कीजिए, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। ये आपके पास मौका है उस रैंक में अपना नाम दर्ज कराने का। और जो बच्चे बिल्कुल 70 के नीचे हैं, मेरे ख्याल से उन बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। एक आध हफ्ते अगर आप जा सकते हो अपने घर में, या दिल्ली रहते हो तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा चिल आउट कीजिए, ठीक है ना। आपने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट दिया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिर्फ कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। यहाँ पर आप इससे पेपर से डिमोटिवेट नहीं हो सकते। आप डिमोटिवेट कब तब होते हो जब पेपर इजी आया हो और तब आप फेल हो रहे हो। तब आपको अपने आप को एक कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि पेपर इजी था उसके बावजूद आपका नहीं हुआ। बट पेपर टफ था, रैंडम था, लक बेसिस था, अगर आपका नहीं भी हो रहा है तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत मेंस में पढ़ा होगा एथिक्स में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपने पढ़ा ही होगा, तो यही समय है अपने इस स्किल को यूज़ करने का, कि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, अपना आपको फ्यूचरिस्टिक दिखाना है, ठीक है। आप बिल्कुल उम्मीद के साथ में फिर से अपने आप को रिजेनरेट कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए अगली बैटल के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेपर जैसे जैसे लक फैक्टर पे जा रहा है, आप प्लीज़ अगर आपने 2 से 3 अटेम्प्ट दे दिए हों, चौथा अटेम्प्ट दे दिया हो, तो आप यहाँ पर अपने प्लान बी के बारे में सीरियसली सोचिए। क्योंकि आप अपने करियर को और अपने पेरेंट्स के उम्मीदों को एक लक बेसिस पर नहीं छोड़ सकते। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, पढ़िए अच्छे से। बट अगर आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, तो आप फोकस कीजिए। आरबीआई जैसे एग्ज़ाम है, एसएससी है, स्टेट पीसीएस है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सीरियसली अपने ऑप्शन को कंसिडर कीजिए। क्योंकि
सिर्फ यूपीएससी ही इकलौती जॉब नहीं होती है, सिर्फ आईएएस आईपीएस ही जॉब नहीं होती है। कई बच्चे जो हैं वो एचडीएम होकर अच्छा काम कर रहे हैं, और कई बच्चे जो एचडीएम सिलेक्ट हुए उसके बाद वो आईएएस भी बने हैं। तो ये एंड ऑफ द रोड नहीं है यूपीएससी। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ एक आपका माध्यम है, आपका एक मीन्स है आगे जाने का। कई बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बिलियंस की इंडस्ट्री खड़ी करके बैठे हैं, और कई बच्चे अच्छे खासे पैकेज में सिलेक्ट भी हुए हैं। कई बच्चे एमबीए कर रहे हैं, कई बच्चे ने अच्छे एग्जाम निकाल कर अपना प्लेसमेंट भी लिया है। तो करियर ऑप्शन कई सारे हैं। तो आपके जो प्रीशियस ईयर हैं, जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, आप इसको इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते। आप अपने यूपीएससी को लेट गो मत कीजिए, आप अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए। कई बच्चे जो हैं जॉब के साथ में भी यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। तो आइडिया यही है कि अपने प्लान बी को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट है वो पूरी एनर्जी के साथ में वापस से लग जाइए, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना अपना बेस्ट दे दीजिए, और जहां आपको लगता है कमी हुई है इस पेपर को देखने के बाद उसको करेक्ट कीजिए और वापस आइए। बट जिनके तीसरे या चौथा अटेम्प्ट हो चुका है वो प्लीज़ प्लान बी को आप सीरियसली कंसिडर कीजिए। तो बस यही सारा डिस्कशन था, बच्चों में ये बात जाना जरूरी थी, इस वजह से डिस्कशन किया गया। और अभी के लिए अगर हो सके तो 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, उसके बाद पूरी तरीके से अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और किसी के पास अगर तीसरा चौथा है तो अपने प्लान बी के लिए चले जाइए। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन चूज़ कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।